नमस्कार साथियों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट की। और ये आप लोगों का ये 12 बजे होता है, लेकिन आज नीरज सर 12 बजे लेंगे और मैं 11 बजे ले रहा हूं। कल से ही अपने टाइम पर ही रहेगा। आज उन्हें थोड़ी इमरजेंसी थी, जिस कारण वो 11 बजे नहीं लेकर 12 बजे ले रहे हैं, और उनके स्थान पर आज मैं 11 बजे ये क्लास ले रहा हूं। कल से ये सेम टाइम जो होते हैं 11 बजे नीरज सर और 12 बजे अजीत सर, तो ये कंटिन्यू रहेंगे। आज के लिए केवल 11 बजे ये मेरी क्लास हुई है। तो आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। सभी मेरे साथी यहाँ पर जुड़ जाएं। हम लोग यहाँ पर भैया आज 9वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो हम यहाँ पर 20 क्वेश्चंस करते हैं। 20 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। नाम के 20 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम सभी को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, तो लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं। मैंने स्टार्टिंग आज स्टैटिक से की है। हम लोग यहाँ पर नृत्यों के बारे में बात करेंगे। हम नृत्य के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? देखिए, कथक, हम जानते हैं कि कथक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो आप कहेंगे सर ये बताइए, क्या घंटी से, नृत्य मुद्रा से, कथावाचक से, या कथा से? देखिए, कथक का मतलब जो है वो स्टोरी होता है। कथक का मतलब क्या होगा? कथक या कथा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम स्टोरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टोरी। अब बात ये आ जाती है कि सर ये तो स्टोरी हो गई, और कथक जो है ये कहाँ का? आप कहेंगे सर यूपी का, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है जी? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होगा। चलिए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का, या इसे हम उत्तर भारत का भी कह सकते हैं। उत्तर भारत का भी इसको कहा जा सकता है। चलिए बात ये आती है कि सर जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, अब भरतनाट्यम के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सर भरतनाट्यम यानी कि इसका मतलब क्या है? शास्त्रीय नृत्य है एक, जिसकी उत्पत्ति भैया भरतनाट्यम के बारे में अगर मैं बात करूंगा, तो आप कहेंगे सर भरतनाट्यम यानी कि नाट्यम जो है नृत्य से संबंधित है। नाट्यम, इसका मतलब क्या होगा? नाट्यम। आप कहेंगे सर नाट्यम ये संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द होगा? ये संस्कृत शब्द से बना है। ठीक है, किससे बना? संस्कृत शब्द से बना है। ये हम पढ़ेंगे। अब एक आती है कथकली। क्या आती है जी? कथकली। आप कहेंगे सर जो कथकली है इसका क्या मतलब होगा? कथकली हम कहेंगे इसे दो भागों में बांट लेंगे, एक तो कथा और एक काली। कथा और काली के रूप में हम इसको बांटेंगे। तो हम इसको, कथा का मतलब तो हमने पढ़ ही लिया था कि कथा का मतलब होता है कहानी। कथा का मतलब क्या होगा? कहानी। और काली, यहां पर काली को हम किस में बता रहे हैं? तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे प्रदर्शन या नाटक। आप यहां पर कहेंगे इसका मतलब होता है प्रदर्शन करना या नाटक करना। नाटक करना या प्रदर्शन करना, कहानी करना, या इसको हम कह सकते हैं कहानी, या आप कहेंगे भैया कहानी कह लें या वार्तालाप कह लें। क्या कह लें भैया? इसको वार्तालाप कह लें। क्या कहेंगे माय डियर? वार्तालाप कह लें आपस में। अब बात आती है जी मोहिनी अट्टम की, कि भैया मोहिनी अट्टम को हम कैसे पढ़ सकते हैं? मोहिनी अट्टम। आप कहेंगे सर मोहिनी अट्टम को हम कैसे पढ़ेंगे? आप कहेंगे सर इसको भी हम मोहिनी प्लस अट्टम में बांट लेंगे। किस में? मोहिनी प्लस अट्टम में बांट लेंगे। किस में बांट लेंगे जी? अट्टम में हम इसको बांट लेंगे। ठीक है जी। अब बात ये आती है कि सर मोहिनी का क्या मतलब है? आप कहेंगे सर मोहिनी का मतलब है विष्णु जिन्होंने स्त्री का अवतार लिया। विष्णु जिन्होंने, विष्णु का अवतार, विष्णु का स्त्री अवतार। क्या होगा? स्त्री अवतार। तो ये चीजें आप लोग लिखेंगे। और यहां पर अट्टम, अट्टम का मतलब होगा मोशन या नृत्य। आप कहेंगे सर मोशन या नृत्य।
इसको हम क्या कह सकते हैं, या नृत्य। तो ये सारी चीजें आप लोग भैया लिख लीजिएगा, इसको एक बार नोट डाउन आप सब लोग कर लीजिए, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप लोगों ने नोट डाउन किया, यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए। हिंदी की क्लास आपकी 12 बजे होगी, हिंदी की क्लास आपकी आज 12 बजे होगी, आज के लिए 12 बजे होगी, ठीक है। चलिए लिखा है करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, करगम की बात हो रही है। आप कहेंगे सर करगम नृत्य जो है ये कहाँ का होगा, आप कहेंगे सर इसमें जो वाद्य यंत्र हैं जैसे ड्रम हो जाएगा या जो लंबे लंबे पाइप हो जाएंगे, ये इससे बनकर हम कहेंगे इसमें यूज किए जाते हैं। करगम में ड्रम यूज किया जाता है, लंबे पाइप वाले जो है ढोलक यूज किए जाते हैं। तो आप कहेंगे ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है जी ये, तमिलनाडु का। कहाँ का, तमिलनाडु का। राजस्थान के मैं प्रमुख लोक नृत्य की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर कौन सा हो जाएगा, जैसे कठपुतली हो जाएगा। क्या होगा, कठपुतली। कौन सा होगा जी, कठपुतली हो जाएगा। सुईसनी हो जाएगा, क्या होगा, सुईसनी। कि भैया सुईसनी कहाँ का लोक नृत्य है, राजस्थान का। असम का आप कहेंगे बिहू, असम का आप कहेंगे बिहू, भोगली बिहू, रंगोली बिहू। हरियाणा का आप कहेंगे सर खोरिया। क्या कह देंगे सर आप लोग यहाँ पर, खोरिया। खोरिया कहाँ का होगा, खोरिया आप कहेंगे खोरिया है, फाग है, ये कहाँ के लोक नृत्य हो जाएंगे, तो हरियाणा के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे जी, हरियाणा के। बात ये आती है कि सर ये बताइए तमिलनाडु में शास्त्रीय नृत्य भी तो होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा तमिलनाडु। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा, आप कहेंगे सर शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा भरतनाट्यम। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़कर आए थे भरतनाट्यम। तो ये चीजें भी आप लोगों ने लिख लेनी है, ठीक है, इनको भी आप लोग लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया सारी चीजों के बारे में, उम्मीद कर रहे हैं कि इसको आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है संगफाओ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है। जल्दी से आंसर आपका क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य भी किया जाता है। कौन सा, मुखौटा नृत्य भी किया जाता है, मुखौटा नृत्य किया जाता है, युद्ध नृत्य किया जाता है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लें। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो छऊ, छऊ पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जिसे छाऊ कहते हैं, छऊ या छाऊ नृत्य कहेंगे, जिसे जात्रा नृत्य भी यहाँ पर होता है, जात्रा नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है, छऊ किया जाता है, जात्रा किया जाता है। ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी सर ट्रिक, तो भैया ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, थ्योरी में होता तो ट्रिक बता देते। राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो राजस्थान तो हमने पढ़ लिया। गुजरात में आप कहेंगे दांडिया, दांडिया या डांडिया, कौन सा होगा जी, डांडिया होगा, डांडिया होगा, डांडिया। गरबा क्या हो जाएगा जी, गरबा हो जाएगा, ठीक है जी। तो इनको आप लोग लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से इनका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है भैया। हाँ जी बहुत बढ़िया सर, मेरा एसएससी फेस का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। बताओ सर, उसका एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन आया है पर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। भैया किसी अच्छे से जहाँ पर नेटवर्क ज़्यादा हो, जिसका नेट स्पीड ज़्यादा हो, उस कैफ़े वाले से जाकर निकलवा लो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। चरकुला के बारे में हम लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा है। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग बात करते हैं चरकुला। अब चरकुला के बारे में हम बात कर रहे हैं, चरकुला कहाँ का है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जी, चरकुला ये ब्रजभूमि में किया जाता है। कहाँ पर, ब्रजभूमि में किया जाता है। और ब्रजभूमि किससे संबंधित है जी, यूपी से। ब्रजभूमि कहाँ पर पड़ती है, यूपी में पड़ती है। अब जैसे यूपी के और प्रमुख, जैसे यूपी में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, नौटंकी है, कौन सा है, नौटंकी है, नौटंकी है, रासलीला है, रासलीला है, रामलीला है। हालांकि रासलीला महाराष्ट्र में भी किया जाता है, ये महाराष्ट्र में भी किया जाता है। रामलीला है, क्या है जी, रामलीला।
आप कहेंगे सर रामलीला है, रासलीला है, नौटंकी है, ख्याल है। ठीक है जी, ये जो नृत्य हैं ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तमिलनाडु हमने पढ़ लिया, आंध्र प्रदेश पढ़ लिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब हम बात करेंगे सर त्रिपुरा में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। जैसे होजागिरी की बात करें या हौजगिरी की बात करें, आप कहेंगे सर हौजगिरी कहाँ पर किया जाने वाला नृत्य होगा? आप कहेंगे त्रिपुरा में। कहाँ पर होता है जी हौजगिरी? त्रिपुरा में हौजगिरी होगा। चलिए ये सारी चीजें आप लोग लिखते हुए चलिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, इसका नोट डाउन कर लीजिए जी। ये तो हो गए लोक नृत्य, ये क्या हो गए जी? लोक नृत्य। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सर ये बताइए यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा, शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर शास्त्रीय नृत्य तो कथक है। कौन सा है जी? कथक है। चलिए सिंपल सा है, इसको आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लिखा हुआ है महाकाव्य पद्मावती के लेखक कौन है? पद्मावती के लेखक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा कि सर पद्मावती, हम बात कर रहे हैं पद्मावत के, तो पद्मावत पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। अलवरूनी, तो ये भैया महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किताब उल हिंद इसकी पुस्तक है। कौन सी? किताब उल हिंद। कि भैया किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? और ये गजनवी के साथ भारत आया। किसके साथ? गजनवी के साथ भारत आया था। आप कहेंगे सर गजनवी के साथ भारत आया, भारत आया। चलिए हम बात करेंगे सर मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी है। क्या लिखी है भैया? पद्मावत लिखी है। और पद्मावत कौन सी भाषा में लिखी गई है? आप कहेंगे सर ये अवधी भाषा में लिखी गई है। किस में? अवधी भाषा में इसको लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा है इसे? आप कहेंगे सर अवधी भाषा में। किस में इसको लिखा गया है? अवधी भाषा में। चलिए आप कहेंगे अवधी भाषा में। कालिदास की बात करें तो आप कहेंगे सर अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत फेमस बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखना भैया, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? शाकुंतलम, कुंतलम। ठीक है, शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? शाकुंतलम आप कहेंगे सर ये कालिदास ने लिखी है। मेघदूत किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। मेघदूत किसने लिखी है जी? मेघदूत आप कहेंगे कालिदास ने लिखी है। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा है? मालविका आप कहेंगे मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। तो आप कहेंगे कि सर मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? अग्निमित्रम। ठीक है जी, मित्रम। तो ये कालिदास ने लिखी है। रघुवंशम किसने लिखी है या रघुवंशम किसने लिखी? तो आप कहेंगे इन्होंने लिखी है। कुलदीप नैयर ने इंडिया आफ्टर नेहरू क्या लिखा है जी? इन्होंने इंडिया आफ्टर नेहरू। आप कहेंगे इंडिया आफ्टर नेहरू किसकी पुस्तक होगी? इनकी बियॉन्ड द लाइन्स। बियॉन्ड द लाइन्स किसकी पुस्तक होगी? आप कहेंगे सर बियॉन्ड द लाइन्स। आप कहेंगे बियॉन्ड द लाइन्स किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर इन्हीं की पुस्तक हो जाएगी। कि भैया कुलदीप नैयर ने बियॉन्ड द लाइन्स लिखी है, आफ्टर नेहरू लिखी है, इमरजेंसी रिटोल्ड लिखी है। इनकी एक और फेमस पुस्तक है, आप कहेंगे सर इमरजेंसी। कौन सी? इमरजेंसी, इमरजेंसी रिटोल्ड। रिटोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है जी, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। चलिए अब बात ये आती है कि कालिदास किसके नवरत्न थे? आप कहेंगे सर कालिदास किसके नवरत्न माने गए हैं? तो कालिदास भैया चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्न थे। एक बार इसको और लिख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? सीमा सड़क संगठन, पश्चिम सड़क मार्ग संगठन, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग परियोजना, पूर्वी सड़क मार्ग संगठन। भारतीय सीमाओं का अगर नाम आ जाए, BRO की बात हो जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर
हाँ जी, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आप क्या कहेंगे सर इसको? तो आप कहेंगे भैया क्या बोला जाएगा? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलेंगे BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर मैं बात करूं कि सर इसकी स्थापना कब की गई, आप बताएंगे सर इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए। और ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? इसकी स्थापना हुई थी जी 1960 में। कब? 1960 में स्थापना हुई। और ये पहले पहले किस मंत्रालय के अधीन आता था? तो आप कहेंगे सर पहले ये किस मंत्रालय के अधीन आता था? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन। आप कहेंगे सर ये पहले सड़क सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता था। लेकिन वर्तमान में या 2015 से इसे रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। किसके अधीन? रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है, के अधीन कर दिया गया है। अब किसके अधीन है? रक्षा मंत्रालय। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है जी? राजनाथ सिंह। आप कहेंगे सर राजनाथ सिंह हैं, ठीक है जी। और भैया सड़क परिवहन मंत्री कौन होंगे? तो आप कहेंगे सर सड़क परिवहन मंत्री कौन है? जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग लिख रहे होंगे। एक नोट और यहाँ पर आप चाहें तो लिख लीजिए, नोट चाहें तो आप लोग लिख लीजिए कि सर BRO दिवस कब मनाया जाता है, कि भैया BRO दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब मनाया जाता है? तो 7 मई को। कब? 7 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, इन सारी चीज़ों को आप लोग लिख लेंगे। हाँ जी, मैंने पूछा था सड़क परिवहन मंत्रालय किसके अधीन है? तो नितिन गडकरी जी के अधीन है। गृह मंत्री कौन बने हैं? और 18वीं लोकसभा चल रही है, ये कौन सी? 18वीं लोकसभा चल रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं सर नेटवर्क सही है पर पता नहीं। तो भैया इसमें जो है एक बार हम और सर से बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ही हम कुछ इसमें बता पाएंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसका, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। आगे बात करते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होगा? देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना 1934 में की जाती है। कब? 1934 में स्थापना होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ कहा जाता है। आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में इसकी क्या हो गई जी? स्थापना हो गई। क्या हो गई जी? स्थापना। और स्थापना की थी 9 देशों ने। कितने देशों ने की थी? 9 देशों ने मिलकर की थी। कौन कौन से देश थे? आप कहेंगे सर 9 देशों की अगर मैं बात करूं, कनाडा, डेनमार्क। आप कहेंगे सर कनाडा है, आप कहेंगे सर डेनमार्क है। कौन सा है जी? डेनमार्क हो जाएगा। आप कहेंगे सर इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? इंग्लैंड, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ब्रिटेन कहते हैं। हम बात करेंगे सर फ्रांस हो जाएगा। क्या होगा जी? फ्रांस हो जाएगा। हम कहेंगे 5वें नंबर पर आयरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आयरलैंड हो जाएगा। आयरलैंड। नीदरलैंड हो जाएगा 6ठे नंबर पे। क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे सर नीदरलैंड होगा। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम 7वें नंबर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर आयरलैंड तो हमने लिख लिया, नीदरलैंड लिख दिया। अब हम बात कर लेते हैं सर न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्या होगा जी? न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है। 8वें नंबर की बात करेंगे, 8वें नंबर पे हम एक नाम और लिख लेंगे। 8वें नंबर पे हम लिखेंगे भैया स्कॉटलैंड। क्या लिखेंगे? स्कॉटलैंड, ठीक है जी, स्कॉटलैंड लिख लेंगे। और 9वें नंबर पे हम लिख लेंगे भैया, 9वें नंबर पे आएगा वेल्स। क्या आएगा जी? वेल्स। तो आप कहेंगे ये 9 देश जो थे संस्थापक देश थे। अब चलिए हमने ये भी पढ़ लिया, हमने पढ़ना था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो कुआलालंपुर। कहाँ पर? कुआलालंपुर। आप कहेंगे सर कुआलालंपुर।
कुआलालंपुर कहाँ पड़ता है? मलेशिया में। तो आप कहेंगे सर मलेशिया। तो इसका सही आंसर आप कह सकते हैं सर मलेशिया। क्या कहेंगे सर? इसका सही आंसर क्या होगा? मलेशिया हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा। क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलिए जल्दी जल्दी से इनको भी एक बार नोट डाउन करिए या इनका एक स्क्रीनशॉट आप लोग अपने पास सुरक्षित रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण पूछा है। देखिए महमूद गजनवी हम लोग पढ़कर आए हैं कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए। कितने बार आक्रमण किए थे भैया? 17 बार आक्रमण कर दिए। और कब से कब तक? 1001 ईस्वी से लेकर 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इसने 17 बार हमले किए। तो इसका जो प्रथम आक्रमण था वो जयपाल के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ था? राजा जयपाल, जो हिंदू शाही शासक थे, जयपाल को हराया था। जयपाल को हराया, ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आक्रमण माना गया है, महत्वपूर्ण आक्रमण माना गया, जैसे कि 1018 में इसने मथुरा पर आक्रमण किया था। किस पर? मथुरा पर आक्रमण किया था। मथुरा पर आक्रमण किया। और यहाँ पर पूछा है कि पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण, तो अंतिम आक्रमण पंजाब के बाहर हो रहा है। पंजाब के बाहर हो रहा है तो आप कहेंगे 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया था। किस पर? सोमनाथ मंदिर पर किया था। किस पर? सोमनाथ मंदिर पर किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोमनाथ मंदिर को लूटा। और इसका अंतिम आक्रमण भैया किसके खिलाफ हुआ था? अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के खिलाफ किया था। किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ किया था। ठीक है जी, जाटों के खिलाफ किया था। चलिए ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। इन सारी चीजों को आप लोग लिखिए। अब बात ये आती है कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ था? तो देखिए हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास में, तो सिकंदर ने किया था 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने किया था, राजा पोरस को हाइडेस्पीस के युद्ध में हराया। उसके बाद मध्यकालीन की बात करते हैं तो पहला आक्रमण हुआ था अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अफगानों की बात कर लेते हैं। हालांकि दिल्ली सल्तनत में अफगानी साम्राज्य भारत में बना था लोधी वंश। ठीक है जी, किसकी बात करेंगे? लोधी वंश की। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलते रहेंगे। क्लियर है जी? सारी चीज़ों को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। आगे चल लेते हैं। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? देखिए चंदावर के युद्ध की मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर चंदावर का युद्ध कब हुआ? चंदावर, तो आप कहेंगे सर 1194 में होता है, जिसमें गौरी ने किसको पराजित किया था? गौरी ने भैया जयचंद को पराजित किया था। किसको? जयचंद को हराया था। तो आप कहेंगे सर किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। ये सही आंसर होगा। अब बात ये आती है कि सर ये जयचंद है ये पड़ता कहाँ है? तो चंदावर कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान फैजाबाद में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? तो जल्दी जल्दी से बताइए कि सर ये कहाँ पड़ता है। चलिए आधुनिक फिरोजाबाद में पड़ता है। कहाँ पर भैया? फिरोजाबाद में पड़ेगा। आधुनिक फिरोजाबाद में कहाँ पड़ेगा जी? फिरोजाबाद में पड़ेगा। ठीक है, फिरोजाबाद में है जी। चलिए, और जो जयचंद था, ये जयचंद कौन था? गढ़वाल था। कौन था जी? ये गढ़वाल था। कौन था माय डियर? आप कहेंगे सर ये गढ़वाल था। ठीक है जी, आप कहेंगे सर गढ़वाल शासक था। इसकी बेटी थी संयोगिता, और संयोगिता से किसने विवाह किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए थे? तराइन के युद्ध हुए थे। कौन से? तराइन के युद्ध। तराइन के युद्ध हुए थे, और तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक पहला और एक दूसरा। पहला 1191 में और दूसरा 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जीते थे। पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज
चौहान, इन्हें ही पृथ्वीराज तृतीय कहते, इनकी जीत हो गई थी और यहाँ पर गौरी की जीत हो गई थी, यहाँ पर गौरी की जीत हुई थी। ठीक है भैया, इनको आप लोग लिख लें, जल्दी जल्दी से इनको आप लोग लिख लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। चलिए, सिंपल सा है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड द प्रीमल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? P.N. पालकीवाला ने, इन्होंने भैया प्रस्तावना को क्या कहा था? प्रस्तावना को भैया क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। क्या कहा जी? संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, आप लिखेंगे सर परिचय पत्र, आप कहेंगे सर परिचय पत्र लिख कहा। चलिए, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, K.M. मुंशी, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा भैया? संविधान की आत्मा, आत्मा कहा। चलिए, बहुत बढ़िया कहा। अगर बात करेंगे भीमराव अंबेडकर की, तो इन्होंने एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा, 32 को संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है, ये तो स्पेसिफिक हुआ, आत्मा कहा, चलिए लिख लीजिए। लेकिन एक क्वेश्चन और आ जाता है अर्नेस्ट वॉरकर का। किसका भैया? अर्नेस्ट वॉरकर। आप कहेंगे सर अर्नेस्ट वॉरकर, अर्नेस्ट वॉरकर ने क्या कहा था? इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा भैया? इन्होंने प्रस्तावना को संविधान, प्रस्तावना को संविधान की या संविधान निर्माताओं के, आप कहेंगे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा, निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा, विचारों को जानने की कुंजी कहा, जानने की कुंजी कहा। चलिए, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार, लाजवाब, बहुत अच्छे। अच्छे क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सर किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान की आत्मा है? तो आप कहेंगे जी ऑस्टिन, ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान की आत्मा है। एक बच्चा पूछ रहा है संविधान सभा का मांग किसने किया? संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक स्वराज विधेयक पेश किया गया, जिसके माध्यम से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई। बात आती है एम.एन. राय, औपचारिक रूप से एम.एन. राय के द्वारा 1934 में मांग की गई और इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस ने 1935 में अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। तो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि कांग्रेस ने कब मांग की थी, 1935 कह दिया, कहीं 1934 भी दे दिया। हालांकि 1934 में एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई थी और उसी औपचारिक मांग को कांग्रेस ने अपना क्या बना लिया था जी? अपना आधिकारिक या ऑफिशियल डिमांड बना ली थी। ठीक है माय डियर, यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे। क्लियर, नोट डाउन कर लिया। आगे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित होगा? अनुच्छेद 52 की अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का जिक्र है यहाँ पर, राष्ट्रपति पद का वर्णन है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसमें लिखा है कि भैया जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तब जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो आप कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कार्यवाहक, आप कहेंगे सर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, में
कार्य करेंगे। अच्छा, क्या ऐसा हुआ है कि अभी तक किसी भी चीफ जस्टिस को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया? तो आप कहेंगे सर प्रथम सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, तो उनका नाम बताइए क्या था? उनका नाम था एम हिदायतुल्लाह। कौन? एम हिदायतुल्लाह। आप कहेंगे एम हिदायतुल्लाह। ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे, एम हिदायतुल्लाह। हुआ क्या था? हुआ क्या था 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। किसकी? जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई। कि क्या हो गई जी? मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। तो बीबी गिरी ने क्या किया? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। ये क्या बन गए? ये बन गए कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। लेकिन इन्होंने कुछ समय बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए त्यागपत्र दे दिया। क्या कर दिया? उपराष्ट्रपति से त्यागपत्र दे दिया। अब ना तो उपराष्ट्रपति ना राष्ट्रपति। तब भैया एम हिदायतुल्लाह क्या बन गए थे? तब एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे। चलिए, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 74 में संघीय मंत्री परिषद का गठन। संघीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, संघीय मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद का गठन। आप कहेंगे सर संघीय मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है, हेड होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। हम कह रहे थे कि अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो आप कहेंगे सर संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। क्लियर है? उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। क्या यहां तक आप लोगों ने सारी चीजें नोट डाउन कर ली? क्या यहां तक सारी चीजें नोट डाउन कर ली? नेक्स्ट आ जाता है, ये हमने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट आ जाता है कि भैया निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके अनुच्छेदों के साथ सम्मिलित कीजिए। लिखा है चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। कौन से आर्टिकल में होगा? तो भैया यहां पर हम कहेंगे सर ये कौन से आर्टिकल में होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगा अनुच्छेद 324। ठीक है। नियंत्रण करने की संसदीय शक्ति इसमें हो जाएगी 324 में। विधानमंडल के चुनावों के संदर्भ में प्रावधान 327, प्रावधान करने वाले हस्तक्षेप पर रोक है। और चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा किए जाने एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एक आपका मिल रहा है बी से, 2 आपका मिल रहा है सी से, 3 आपका मिल रहा है ए से। तो BCA कहीं मिल रहा है, BCA कहीं नहीं मिल रहा, तो फिर हमारा यही आंसर होगा, यही आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर हो गई चीजें? नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल होगा? कौन सा आर्टिकल होगा जो समान अवसर प्रदान करेगा? 17 में क्या लिखा है? अस्पृश्यता का अंत। क्या लिखा है जी? अस्पृश्यता का अंत। कि भैया अस्पृश्यता का अंत मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। अनटचेबिलिटी, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें लिखा है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें आप लिखेंगे। अनुच्छेद 18 की मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर उपाधियों का अंत। किसका अंत भैया? उपाधियों का अंत। क्या लिखा है इसमें? उपाधियों का अंत, द
एंड ऑफ टाइटल्स, कि कोई भी व्यक्ति राजा, महाराजा, ये केसर है, हिंद सर, ये उपाधियां धारण नहीं करेगा। आप कहेंगे सर जो पद्मश्री है, भारत रत्न है, डॉक्टर है, ये सब डिग्रियां हैं। पद्मश्री वगैरह, भारत रत्न, ये सब सम्मान है। डॉक्टर वगैरह हो गए, ये सब डिग्रियां हो गई। ठीक है, तो बचा क्या? 16। आप कहेंगे सर लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन की समानता, जबकि इसका भैया अनुच्छेद आर्टिकल 16 खंड 4 क्या कहता है? 16 सेक्शन 4 ये कहता है कि राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राज्य जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। क्या कर सकता है जी? आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है कि जिस जनसंख्या का राज्य में सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व कम है, रिप्रेजेंटेशन कम है, उनको कुछ आरक्षण दिया जा सकता है। यानी कि 16 का विरोध करता है 16 खंड 4। क्लियर? चलिए, नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट है, भारत में बाबा भूदान पहाड़ियों पर की खेती शुरू की गई थी। देखिए, बाबा भूदान की जब बात आती है, आप कहेंगे बाबा भूदान कौन होंगे भैया? जल्दी जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए, बाबा भूदान की अगर मैं बात करूंगा, बाबा भूदान पर कॉफी की खेती की गई थी। किसकी खेती की गई थी भैया? कॉफी की खेती की गई थी। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, करंट अफेयर भी लाते हैं भैया, इसमें करंट अफेयर के भी प्रश्न होते हैं, माय डियर, आप परेशान ना हो। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। बाबा भूदान के बारे में बात हो रही थी। चलिए, बाबा भूदान के बारे में बात करेंगे। बाबा भूदान, कैसे उस पहाड़ी का नाम बाबा भूदान पहाड़ी पड़ा? बाबा भूदान ने 1670 में भैया क्या किया? बाबा भूदान ने 1670 में कॉफी का एक प्लांट लगाया। क्या किया भैया? कॉफी का एक प्लांट चिकमंगलूर पड़ता है। क्या पड़ता है जी? चिकमंगलूर। आप कहेंगे सर मंगलूर पड़ता है कर्नाटक में। मंगलूर कहाँ पड़ेगा जी? कर्नाटक में पड़ेगा। और यहाँ पर भैया कॉफी का एक प्लांट लगाया था। क्या लगाया था? कॉफी का एक भैया पौधा लगाया था। क्या किया था? पौधा लगाया। ठीक है, क्या किया? लगाया। तब से इसका नाम पड़ गया बाबा भूदान। अब बात करते हैं कि सर इसका विकास कब से प्रारंभ हुआ है? कॉफी का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो 1834 में जनरल मार्क क्यूबन के द्वारा कॉफी को क्या किया गया? विकसित किया गया। 1834 में किसके द्वारा? जनरल मार्क क्यूबन ने क्या किया भैया? मार्क क्यूबन ने क्या किया? विकास किया। अच्छा, कॉफी के कुछ बीज हैं, कॉफी की कुछ किस्में हैं। क्या है? किस्म है। कौन कौन सी किस्म है या इनके बीज कौन कौन से सबसे अच्छे माने जाते हैं? आप कहेंगे सर अरेबिका। कौन सा? अरेबिका सबसे अच्छी कॉफी मानी जाती है। अरेबिका, आप कहेंगे अरेबिका सबसे नंबर 1 पे मानी जाती है। दूसरे नंबर पे जो इसका सीड आता है वो होता है भैया रोबस्टा। कौन सा होता है जी? रोबस्टा। आप कहेंगे रोबस्टा सबसे अच्छा सेकंड नंबर पे माना जाता है। चलिए, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, सारी चीजों को आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है? सेरीकल्चर, क्या अंगूर की खेती है? क्या फलों को उगाना है? क्या मत्स्य पालन है? क्या रेशम कीटों का वाणिज्यिक पालन होगा? तो सेरीकल्चर में क्या किया जाता है? रेशम पालन। रेशम के लिए क्या किया जाएगा भैया? कीड़ों का उत्पादन। अच्छा, जो रेशम उत्पादन करने वाले कीड़े होते हैं उनको कुछ ऐसे प्रजातियां बताइए। जैसे होती है बॉम्बिक्स है, बॉम्बिक्स मोरी। आप कहेंगे सर जो कुछ प्रजातियां हैं इन कीड़ों की वो कौन सी हैं? बॉम्बिक्स। आप कहेंगे सर बॉम्बिक्स हो जाएगा, बॉम्बिक्स मोरी। क्या होगा? बॉम्बिक्स मोरी होगा। एरी हो जाएगा, एरी। आप कहेंगे बॉम्बिक्स मोरी होगा, एरी हो जाएगा, मुगा हो जाएगा। क्या होगा? मुगा।
क्या होगा, मुगा। ये वो हैं जो कीट हैं, जो कीट हैं जिनसे भैया क्या होता है, फाइबर, जो रेशम बनाता है, रेशम फाइबर इनसे प्राप्त किया जाता है। क्या है, ये रेशम कीट की प्रजाति हैं। आप कहेंगे सर ये रेशम कीट की प्रजातियां हैं। क्या हैं, प्रजातियां हैं। आप कहेंगे प्रजातियां हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर जैसे अंगूर की खेती है, इसे हम क्या कहते हैं, विटीकल्चर। क्या कहेंगे जी, विटीकल्चर। अच्छा मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, जैसे फलों का उगाना या सब्जियों का उगाना, फलों और सब्जियों के उगाने को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। आप कहेंगे सर इन्हें हॉर्टिकल्चर बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। ठीक है। जैसे मछली उत्पादन, जैसे मछली उत्पादन को हम क्या बोलते हैं, मछली उत्पादन को हम पिसीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पिसीकल्चर बोलते हैं, पिसीकल्चर। आप कहेंगे पिसीकल्चर, पिसीकल्चर। ठीक है जी, पिसीकल्चर हो जाएगा। और हम लोग कह सकते हैं एपीकल्चर किसे बोलेंगे, मधुमक्खी पालन किसमें किया जाएगा, मधुमक्खी पालन किसमें होगा, तो एपीकल्चर में। किसमें, एपीकल्चर में। ठीक है जी। ए मधु मेरे समधी ने अंगूर की बेटी संग सारे मछली पीस का सेवन किया, ये हमने एक ट्रिक पढ़ी थी। ठीक है, यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करते हैं, उन दो राज्यों के नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था। कौन कौन से वो राज्य होंगे जिसमें भूमि सुधार सफल रहा था, कि भैया कुमारप्पन समिति का गठन किया गया, कुमारप्पन समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति बनाई गई थी, कि भैया कुमारप्पन समिति का गठन किया गया, जिसमें ये कहा गया कि भाई कि भूमि का सुधार 4 आयामों पर किया जाएगा। 1949 में 1949 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे कुमारप्पन, आप कहेंगे सर कुमारप्पन समिति बनाई गई थी, कुमारप्पन समिति। इन्होंने सुझाव दिया, इनका सुझाव था कि भूमि सुधार 4 आयामों पर किया जाए, 4 आयामों पर भूमि सुधार किया जाए। आयामों पर 4 आयाम कौन कौन से थे, पहला आयाम क्या था, कि भैया पहला आयाम था बिचौलियों का उन्मूलन किया जाए। बिचौलिए मतलब दलाल, बिचौलियों का उन्मूलन किया जाए, बिचौलियों का उन्मूलन किया जाए, यानी कि दलालों से दूर रहा जाए, दलालों से दूर रहा जाए। दूसरा था काश्तकारी में सुधार किया जाए, जो किसानी है, काश्तकारी है, इसमें सुधार किया जाए। काश्तकारी में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। क्या किया जाए, सुधार। तीसरी इनकी सिफारिश क्या थी, तीसरी इनकी सिफारिश ये थी कि जो जोत की सीमा है उसको तय किया जाए। जोत की सीमा के कब से कब तक होगी, जोत की सीमा जो खेत की जुताई वगैरह होती है, जोत की सीमा तय की जाए, सीमा तय की जाए। चौथा पॉइंट इन्होंने कहा, चौथा पॉइंट इन्होंने क्या कहा माय डियर, इन्होंने कहा कि जोत की चकबंदी की जाए। जो जोत है, जो जोत है, जोत की चकबंदी की जाए। क्या की जाए, चकबंदी। आजकल भैया जानते हैं ना, चकबंदी जिसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको एक बड़ा खेत बनाकर दे दिया जाता है, और बड़े बड़े खेतों को छोटे छोटे टुकड़े दे दिए जाते हैं, मतलब जो जैसे पैसा दे दे, लेखपाल वगैरह को। तो ये होता था पहले, अब तो शायद मुझे लग रहा है अब तो निपक्ष होती है चकबंदी, लेकिन आजकल भी पैसा चलता है चकबंदियों में। तो ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब ये कुमारप्पन समिति ने किन 2 राज्यों में इसको अपनाया था, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल और केरल। पश्चिम बंगाल और केरल में इस फॉर्मूले को लागू किया गया था। कहां कहां पर, पश्चिम बंगाल और केरल में इन फॉर्मूले को लागू कर दिया गया था। ठीक है भैया, चलिए बहुत शानदार। आगे चलते हैं कि यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य कैसा होगा, क्या पॉजिटिव होगा, क्या जीरो होगा, क्या इन्फिनिटी होगा, क्या नेगेटिव होगा, जल्दी से बताइए। देखिए सकल प्राथमिक घाटा क्या होता है, आप कहेंगे सर सकल प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा इसे हम क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे सर इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक सूत्र होता है, सकल प्राथमिक घाटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सकल राजकोषीय घाटा माइनस, आप कहेंगे सर सकल राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा,
जो सकल राजकोषीय घाटा है इसमें से माइनस किया जाता है किसे? शुद्ध ब्याज को। किसे भैया? शुद्ध ब्याज। तो भैया निकल कर क्या आ जाता है? वो निकल कर पॉजिटिव ही आएगा, तो आप कहेंगे सर धनात्मक होगा। क्या होगा जी? धनात्मक होगा। नेक्स्ट है संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखिए ये जो संघाई तीरंदाजी विश्व कप हुआ, भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है। भारत पहले स्थान पर, दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर और स्पेन तीसरे स्थान पर रहा। मैं बात करूंगा कि भैया इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है। भारत 8 मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा। सेकंड नंबर पे रहा है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया ने भैया 7 मेडल जीते। कितने? 7 मेडल जीते। इसके बाद आ जाता है स्पेन। कौन आ जाता है जी? स्पेन। स्पेन ने कितने जीते? 2 मेडल जीते। इसने एक गोल्ड जीता और एक सिल्वर जीता। क्या जीता? एक सिल्वर जीता। और इसकी अगर बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया ने भैया कितने पदक जीते माय डियर? चलिए बताइए। दक्षिण कोरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे सर साउथ कोरिया ने गोल्ड कितने जीते हैं जी? इसने गोल्ड जीते हैं 2। इसने गोल्ड जीते 2, सिल्वर जीते 3 और भैया ब्रॉन्ज कितने जीत लिए? तो आप कहेंगे सर ब्रॉन्ज जीत लिए 2। ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। ब्रॉन्ज कितने जीत लिए? 2। अब भारत की बात होगी, भारत ने गोल्ड किसने जीते थे? गोल्ड। तो भारत ने गोल्ड जीते हैं भैया 5। कितने जीते हैं? 5। सिल्वर कितने जीते हैं भारत ने? सिल्वर आप कहेंगे सर 2। ब्रॉन्ज कितना जीता है भारत ने? कांस्य कितना जीता है? ब्रॉन्ज आप कहेंगे सर ब्रॉन्ज जीता है 1। तो कुल मिलाकर हो गए 8। तो इस पदक तालिका में भारत रहा 8 पहले स्थान पर। और ये कब आयोजन कब हुआ है? इसका आयोजन कब हुआ है? आयोजन आप कहेंगे सर इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? आप बता देना सर इसका आयोजन कब हुआ। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर 23 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024। 23 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल 2024 में इसका आयोजन किया गया। ठीक है जी, ये आप लोग लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया बताइए द विनर्स मैंडेट या माइंडसेट, विनर्स माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? जल्दी जल्दी से बताइए। कुछ इंपॉर्टेंट आत्मकथाएं भी मैं बताऊंगा जो मैक्सिमम पूछी जाती हैं, जैसे सुनील गावस्कर। चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो आप कहेंगे सर सैन बॉटसन। क्या हो जाएगा? सैन बॉटसन। कौन हो जाएगा? सैन बॉटसन। सुनील गावस्कर की अगर मैं बात करता हूं तो आप क्या कहेंगे? चलिए बहुत बढ़िया, आप कहेंगे सर सुनील गावस्कर। जल्दी से बताइए, पूछी जाने वाली है ये। सुनील गावस्कर। इनकी आत्मकथा कौन सी है जी? इनकी आत्मकथा आप कहेंगे सनी डेज। कौन सी भैया? सनी डेज। आप कहेंगे सर सनी डेज हो जाएगा। ठीक है जी। रिक्की पॉन्टिंग आपसे पूछा जाएगा सर, रिक्की पॉन्टिंग अगर पूछा जाए रिक्की पॉन्टिंग तो आप क्या कहेंगे सर? रिक्की पॉन्टिंग की कौन सी आत्मकथा हो जाएगी? रिक्की पॉन्टिंग। तो आप जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे सर रिक्की पॉन्टिंग नहीं, पॉन्टिंग। मैंने पॉइंटिंग लिख दिया कि सर इसकी आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? एट द क्लोज ऑफ प्ले। आप कहेंगे एट द क्लोज ऑफ प्ले। ठीक है जी। अब जैसे युवराज है, क्या है भैया? युवराज का भैया युवराज सिंह है। इनकी आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? आप कहेंगे सर किस नाम से? आप कहेंगे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आप कहेंगे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है जी। अच्छा सचिन तेंदुलकर अगर पूछ ले कि सर सचिन तेंदुलकर की बारे में बात होगी तो आप कहेंगे सर सचिन तेंदुलकर किस नाम से? तो भैया प्लेइंग इट माय वे। आप कहेंगे प्लेइंग इट माय वे।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोगों ने लिख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में समाचार में देखी गई ब्रू समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये आपका एक होमवर्क है। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। आप भैया सभी लोग अपने कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपका स्कोर रहा, आपने कितना स्कोर किया, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, टफ लगे, इजी लगे, ताकि मैं उसी आधार पर आपका फीडबैक देख सकूं और खुद और उसमें मेहनत कर सकूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे 3 बजे जीएस के प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 3 बजे भी आप ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट।